आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अलग अलग राज्यों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अलग अलग राज्यों में जो इकोनॉमिक्स से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जाते हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से सटीकता के साथ अपनी तैयारी आप कर सकें। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके बैच में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े सभी प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट देते रहिए, देखते रहिए कि कितना हम तैयार हैं एग्जाम के लिए, कितनी तैयारी हुई है, कहाँ पे प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और यहाँ पे करंट की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, बस आप इस कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे अगर जो फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको इधर उधर से कुछ भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि इतने सारे माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को तैयार कर रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन फ्यूचर में अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है और अगर जो आप पढ़ना चाहेंगे तो भी आपको इन फ्यूचर में 1 रुपये भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन के लिए आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं। चाहे तो आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो फिर आपको आगे का सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। या आप डायरेक्टली जाइए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध हैं, अलग अलग है और अलग अलग बैच में ही आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए, मध्य प्रदेश में टेट और सेट के लिए बैच उपलब्ध है, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए, अलग अलग राज्यों में जो एलटी ग्रेड की परीक्षाएं होती है, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षाएं होती हैं, हरियाणा में पीजीटी की परीक्षा के लिए आपको बैच उपलब्ध है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर जो केवल आप इकोनॉमिक्स के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों वो नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है, मेरी हैंडराइटिंग का नोट्स है। आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ये नोट्स मिल जाएगा। इसकी शुल्क केवल 499 रुपये है। तो जो लोग भी केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो केवल नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग नोट्स प्राप्त किए हैं और वो फिर एडमिशन कंप्लीट बैच में लेना चाहते हैं तो आपकी जो फीस है, जितना आपने नोट्स के लिए सबमिट किया उससे आप टोटल कोर्स की फीस को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज बहुत मजा आएगा क्योंकि आज बहुत खूबसूरत से प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से ढलवा है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से ढलवा है यदि अन्य बातें सब समान रहे या पूर्ववत रहती हैं तो नाम मात्र मुद्रा आपूर्ति में सतत वृद्धि का परिणाम क्या होगा। ये कह रहा है कि समग्र आपूर्ति धनात्मक रूप से ढलवा है। अब ध्यान से समझिएगा क्या उत्तर आ रहा है। अब बस इसमें एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आप ये बात जानते हैं कि नहीं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो उससे क्या देखने को मिलेगा।
उसके आगे पीछे तो ये बस प्रश्न को और शब्दों को घुमाया हुआ है कि बच्चे देख करके इस प्रश्न को परेशान हो जाए, लेकिन परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। देखिए, समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से डलवा है। इसका सीधा सीधी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। समग्र आपूर्ति में वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु के आपूर्ति में वृद्धि होने का मतलब होगा कि इसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उसके बाद ये दूसरा कंडीशन दे रहा है, ये तो पहला कंडीशन दिया था, दूसरा कंडीशन दिया है कि अन्य बातें समान रहे या अन्य बातें पूर्ववत रहे तो नाम मात्र मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अर्थात अगर जो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो उससे लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, जैसे नोट और सिक्के बड़ी मात्रा में व्याप्त हो जाते हैं। मतलब आज से 20-25 साल पहले देखिए, इतना ज्यादा नोट सिक्का और इतनी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा थोड़ी थी, लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो धीरे धीरे जब हमारा देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हुआ है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी है, तो अब एक गरीब व्यक्ति भी स्प्लेंडर खरीदने की ताकत रख रहा है। पहले क्या था कि एक गरीब व्यक्ति क्या करता था कि छप्पर डाल करके रहता था, लेकिन अब एक गरीब व्यक्ति भी क्या कर रहा है, स्प्लेंडर खरीदने की ताकत रखता है। अगर जो नहीं खरीद सकता है तो उसकी शादी होती है तो दहेज में मांग लेता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो भैया पैसा सबके पास आएगा। जब सबके पास पैसा आएगा तो सभी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो सभी लोग अपने मांग को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और जब सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे और उस मांग के तदनुरूप क्या होगा? अच्छा, बस ये इतना ही पूछ रहा है कि मुद्रा आपूर्ति में नाम मात्र मतलब थोड़ा सा ही वृद्धि हो तो इजी सी बात है कि कीमत स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि मांग बढ़ रहा है और उस अनुपात में पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। हो जाएगा ना? तो कीमत में क्या हो जाएगा? कीमत स्तर और उत्पादन में क्या आ जाएगा सर? वृद्धि आ जाएगा। इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि अगर समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक रूप से ढलवा होता है यदि अन्य बातें पूर्ववत रहती है, नाममात्र मुद्रा आपूर्ति में सतत वृद्धि का परिणाम क्या होगा? तो देखिए, समग्र आपूर्ति अनुसूची धनात्मक है, इसका मतलब है कि उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। उसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे लाइन बता रहा है कि यदि अन्य बातें पूर्ववत है और नाम मात्र, बहुत बड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में मुद्रा की आपूर्ति अगर जो बढ़ रही है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, मांग के अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और वास्तविक उत्पादन में भी वृद्धि आ जाएगी। अगला प्रश्न कि मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का मूल्यांकन, आराम से करिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज बहुत मजा आएगा, आज का पूरा सेशन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में है। चलिए, मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन, राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन, अगर जो राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो अमूमन ये कैसे कब देखने को मिलता है? तो राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन तब देखने को मिलता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो लोग अपने मांग को भी बढ़ा देते हैं, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति नहीं बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है, और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाती है तो आप उसी को कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई है। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? तो राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और राष्ट्र की करेंसी का जब पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग को ये क्या कर देगा? कम कर देगा। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग को कम करना, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगला कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर केंद्रित किया। ठीक है, अगर जो परंपरागत अर्थशास्त्रियों की बात करें तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने क्या कहा कि मुद्रा क्या होता है? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए बताइए ऑप्शन नंबर। ठीक है,
ठीक है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए सर, हमें क्या करना चाहिए, हमें मूल्य का बचत करना चाहिए, अर्थात हमें मुद्रा का बचत करना चाहिए, मुद्रा का बचत करना चाहिए। जब हम मुद्रा की सेविंग करेंगे, मुद्रा का अगर जो हम बचत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब पैसा हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो भविष्य में चल करके हम अपने निवेश को बढ़ा देंगे। भविष्य, ठीक है, भविष्य में क्या करेंगे कि जब हम पैसा बचत कर लेंगे, हमारे पास खूब पैसा हो जाएगा, तो भविष्य में चल करके, इन फ्यूचर में चल करके क्या कर देंगे कि हम अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। और जब हम अपने निवेश को बढ़ाएंगे तो उत्पादन का स्तर बढ़ सकता है, और जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो लोगों की आय में वृद्धि आएगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बी, बहुत सारी गलतियां आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात अगर जो करें कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया, तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन लोगों ने एक और बात कही थी कि ठीक है, हम मुद्रा का बचत करेंगे ताकि भविष्य में निवेश क्षमता को बढ़ा सके, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही थी कि देखिए भैया, मुद्रा जो है वो विनिमय का साधन है। मुद्रा क्या है, विनिमय का साधन है। जब नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री आते हैं तो वो क्या कहते हैं, और जब किन्स साहब आते हैं तो वो क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई भी ऐसा नहीं जो कमेंट न करे। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन लोगों ने कहा कि मुद्रा का कार्य है कि ये विनिमय का माध्यम है, अर्थात मुद्रा आप देते हैं और उससे किसी वस्तु को आप परचेज करते हैं। लेकिन जब नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री आते हैं तो उन्होंने मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य क्या बताया, और जब किन्स साहब आते हैं तो इन लोगों की आलोचना करते हैं, तो वो क्या बताते हैं, सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्ति करता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार आपको बताना है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उनके अनुसार कौन सी बातें ठीक होंगी। चलिए, अच्छी सी बात है। अभी मैंने थोड़ा बहुत हिंट के माध्यम से आपको बताया है। ठीक, ऑप्शन नंबर, सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है आप सभी लोगों से, आप लाइक नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे तो कौन लाइक करेगा, कौन शेयर करेगा। तो सभी लोग एक बार क्या करिए, हाँ, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और कोई, अरे भाई, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, थोड़ा आराम से देखिए, गलतियां हो रही हैं, थोड़ा आराम से देखिए, गलतियां हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि जब, देखिए ध्यान से देखिएगा सर, उन्होंने ये कहा था, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, अर्थात जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे मूल्य का संचय बढ़ेगा, लोग सेविंग ज्यादा करेंगे। यही तो उन्होंने कहा था ना कि मुद्रा की पूर्ति वृद्धि होगी तो लोग क्या करेंगे, अपने बचतों में वृद्धि करेंगे, बचत में वृद्धि करेंगे। इसी पे किन्स साहब आते हैं तो इन लोग की आलोचना कर देते हैं। किन्स साहब कहते हैं कि भैया, आप जब बचत ज्यादा करवा रहे हैं तो बचत ज्यादा होगा तो निवेश तो वर्तमान में कम हो जाएगा, और वर्तमान में निवेश कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा, उसके बाद आप सारी चीजें समझ ही सकते हैं। तो अब इस बात को ध्यान से देखिए कि उन्होंने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, मुद्रा का संचय करेंगे, अपने बचतों में वृद्धि करेंगे। अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी तो लोगों की बचत प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। अगर जो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी अर्थात पूर्ति में वृद्धि होगी तो लोगों की बचतों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ना कि हमें क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए, हमें मुद्रा का संचय करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इतने सारे लोग ऑप्शन नंबर डी बोल रहे थे। सो ऑप्शन नंबर
ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्ति करती है? तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि देखिए मुद्रा जो है ना उसको हमें क्या करना चाहिए? बचत करना चाहिए। बचत क्यों करना चाहिए? ताकि भविष्य में चल करके हम अपनी निवेश क्षमता को बढ़ा सकें। तो ऐसी स्थिति में अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे? इजी सी बात है, बचतों में वृद्धि कर देंगे। अगला, बचत मुद्रा का वह भाग होता है जो, बचत क्या होता है बताइए। आप लोग कहते हैं ना कि यार कमाना भी तो जरूरी है और जब कमाने लगेंगे तो बचत करना भी जरूरी है। तो बताइए बचत क्या होता है? गलती नहीं, कंसंट्रेट होके, है ना, पूरी जिंदगी का सवाल है, जीविका का सवाल है, आजीविका का सवाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। लापरवाही और गलती नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत जीना है, बहुत पैसे की जरूरत होगी, है ना। क्या उत्तर आ रहा है सर? कि बचत मुद्रा का वह भाग है जो क्या होगा भाई? डी बोल रहे हैं। और कोई डी बोल रहे? सी नहीं बोलेंगे क्या? कोई सी नहीं बोलेंगे? तो बचत मुद्रा का वह भाग है। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। अब ट्रिकी प्रश्न कैसे है कि बचत क्या होता है? तो जैसे हम ये कहें कि आप एक उत्पादक हैं, ठीक है, आप एक उत्पादक हैं, तो आपको निवेश करना है। तो निवेश तो आप बचत के अनुसार ही करेंगे ना, जो आपका बचत होगा उसी के अनुसार तो निवेश करेंगे ना। अब आयोग के द्वारा ये जो प्रश्न है ना ये थोड़ा सा डिफर माना गया है। आयोग ने उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी माना है, लेकिन अगर जो आप इकोनॉमिक्स की भाषा के अनुसार देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होना चाहिए। क्योंकि अगर जो आप उद्योग में पैसा लगा रहे हैं इसका मतलब कि आपने या तो बचत किया होगा या तो आपने किसी से ऋण लिया होगा। ऐसा तो नहीं कि अगर जो उद्योग में आप 100 रुपया लगा रहे हैं तो 100 का 100 रुपया ऋण लिए होंगे। तो उद्योग में जो खर्च होता है ना वो आपकी सेविंग ही तो होती है, वो आपकी बचत ही तो होती है ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बचत वो भी होता है जो आप उपभोग नहीं करते हैं, अर्थात अगर जी आपकी आय 100 रुपया है और 80 रुपया आप क्या कर देते हैं? उपभोग कर लेते हैं, 20 रुपया आपके पास शेष रह जाता है, तो यही 20 रुपया आपकी बचत हो जाएगी। तो बात तो ये भी ठीक है। लोगों के पास उसकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद बच जाता है, मतलब जो आपकी आवश्यकताएं होती है उसके बाद जो बच जाता है वो भी बचत होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इकोनॉमिक्स के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका बेहतर विकल्प होगा। लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को माना था। लेकिन अब क्या है कि अब आप ऑप्शन नंबर डी पे ही जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आप जाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि एक हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है। खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? हार्ट मनी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गर्म मुद्रा बोलते हैं, गर्म मुद्रा। याद रखिएगा, एक होता है गर्म मुद्रा अर्थात हार्ट मनी और दूसरा होता है मुलायम मुद्रा। ठीक है, दो प्रकार की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर जो मुद्राओं का वर्गीकरण आप करते हैं तो दो प्रकार का वर्गीकरण होता है, एक गर्म मुद्रा और दूसरा मुलायम मुद्रा। ठीक है, तो गर्म मुद्रा का मतलब क्या होता है कि ऐसी मुद्राएं जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसकी पूर्ति बहुत कम है, मतलब सभी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया, अमेरिकी डॉलर हो गया। तो अमेरिकी डॉलर विश्व में 200 से ज्यादा देश हैं और सभी देशों में लगभग सभी देशों में अमेरिकी डॉलर क्या है दोस्तों? प्रचलन में है। डॉलर से वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो गर्म मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसकी पूर्ति बहुत कम होती है। इसे प्राप्त करना क्या होता है? कठिन होता है। इसे प्राप्त करना कठिन होता है। और मुलायम मुद्रा क्या होता है? तो
तो मुलायम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत कम होता है लेकिन इसकी पूर्ति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग दोस्तों बात करें, जैसे भारत की करेंसी की बात करें, पाकिस्तान की करेंसी की बात करें, बांग्लादेश की करेंसी की बात करें, तो ये मुलायम मुद्रा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भारत की करेंसी की बात करना तो बहुत ऐसे कम देश हैं जहां पर आप रुपए में जाकर के किसी वस्तु को परचेज कर सकते हैं, बहुत कम है, ना के बराबर ऐसे देश हैं जहां पे आप जाकर के रुपया दे करके किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। लेकिन विश्व के लगभग सभी देश डॉलर को स्वीकार करते हैं और रुपया को बहुत कम देश ऐसे हैं जो स्वीकार करते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? डी आ रहा है। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होगा कि एक हार्ड मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा है और इसकी पूर्ति कम है, जैसे डॉलर। और मुलायम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत कम है लेकिन इसकी पूर्ति बहुत ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, प्रतिष्ठ मुद्रा क्या होती है? खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं अलग अलग परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? प्रतिष्ठ मुद्रा क्या होता है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो देखिए प्रतिष्ठ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसके पीछे कोई कोष नहीं होता है। ऐसी मुद्रा जिसके पीछे कोई कोष नहीं होता है, कोष नहीं होता। ये लाइन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसे ही पूछ देता है। ठीक है, कि ऐसी मुद्रा जिसके पीछे कोई कोष नहीं होता है उसे किस प्रकार की मुद्रा हम कहेंगे। ठीक है, और यह मुद्रा सरकार के आदेश के कारण प्रचलित होता है। यह मुद्रा सरकार के आदेश के कारण क्या होता है सर? प्रचलित होता है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर? बी बोलिए ना। विधिग्राही मुद्रा थोड़ी होता है, ये होता है आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब देखिए आपको ये नहीं पता है कि जिसके पीछे कोई कोष नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब तभी तो समझ में आएगा जब आप ईमानदारी से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि अब इसको समझाने के लिए अगर जो इस कॉन्सेप्ट पे मैं चला जाऊं तो पूरी क्लास बीत जाएगी, आगे के क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जरूर निश्चित तौर पे कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए, निश्चित तौर पे। और इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं जिसमें कंप्लीट आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास होती है, कंप्लीट लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, कंप्लीट नोट्स आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो नीचे नंबर आ रहा है। और मेरे हैंड राइटिंग की नोट्स भी अब आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी। जो लोग एडमिशन बैच में लिए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपने एक बार फीस सबमिट कर दिया है तो फिर दोबारा आपको कभी भी आपसे किसी भी प्रकार की फीस की डिमांड लाइव स्टडी इलाहाबाद नहीं करेगा। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। आपको वो मेरी जो हैंड राइटिंग वाली नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट एप्लीकेशन पे दी जा रही है। कुछ यूनिट अपलोड हो गए हैं, कुछ यूनिट और अपलोड किए जाएंगे। तो परेशान ना होइएगा, जो लोग भी एडमिशन लिए हैं एप्लीकेशन पे या जो लोग भी लेने वाले हैं उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट ही होगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है कि ऐसी मुद्रा जिसको प्राप्त करने की लागत क्या हो चुकी है? घट गई है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग इस पे बहुत बात किए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, सस्ती मुद्रा का मतलब क्या होता है? तो ऐसी मुद्रा जिसको प्राप्त करने की लागत क्या होती है? कम होती है या घटी हुई होती है। अगला प्रश्न, कि मुद्रा की कौन सी परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक की सुखमय चक्रवर्ती कमेटी के अनुसार विस्तृत मुद्रा M3 को बताती है? क्या उत्तर होगा भाई? और जो हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें छोटे टर्म से लेकर के बड़े टर्म तक
इकोनॉमिक्स के सारे टर्म मिलेंगे। फिर दोबारा आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना। दोबारा आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप एक बार नोट्स परचेज कर लेते हैं तो फिर दोबारा आपको वहाँ पे इतना इकोनॉमिक्स के छोटे से लेकर के बड़े जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में वहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और समय समय पे उस पर मैं अपडेट भी करता रहूँगा, समय समय पे उसमें चीज़ों को अपडेट भी करता रहूँगा। तो निश्चिंत रहिए। तो जो लोग भी चाहे एडमिशन लेना चाहते हैं या केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो मेरा नंबर नीचे आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 4 5 चीजें आपको याद आनी चाहिए कि सर जी M1 को संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है, नैरो मनी बोला जाता है, M0 को आरक्षित मुद्रा बोला जाता है सर, और M3 को विस्तृत मुद्रा। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में कि M1 को क्या बोलते हैं, तो M1 को संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं अर्थात नैरो मनी बोलते हैं। M0 को आरक्षित मुद्रा बोलते हैं, M0 को आरक्षित मुद्रा बोलते हैं, और M3 को विस्तृत या व्यापक मुद्रा बोलते हैं, विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी समझ में हमको नहीं आता है कि M1 M2 M3 M4 और M0 है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये M0 की जो अवधारणा दिया गया था वो रेड्डी समिति के द्वारा दिया गया था, जिसे हम लोग आरक्षित मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है। M0 की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रेड्डी समिति के द्वारा, ठीक है, जिसे आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। M1 M2 M3 M4 इसकी जो अवधारणा दी गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये चक्रवर्ती समिति के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और अब सर ये क्या होता है M1 M2 M3 समझ में नहीं आता है सर। तो देखिए, जो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है ना, उसके पास बहुत पैसा है। तो ये जो पैसा, ये जो मुद्रा RBI ने अर्थव्यवस्था में डाला है, इसी मुद्रा को इसने M1 M2 M3 M4 के रूप में कोडित किया है। M1 में क्या आता है? नोट व सिक्के आते हैं। M2 में क्या आता है? M3 में क्या आता है? अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। सो M3 में क्या आता है? करेंसी प्लस बैंकों के मांग निपेक्ष प्लस बैंकों के सावधि निपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये बताइए कि सबसे ज्यादा तरल कौन होता है? तो सबसे ज्यादा तरल M1 होता है, क्योंकि M1 में नोट व सिक्के आते हैं। और सबसे कम तरल क्या होता है? तो दोस्तों M4 होता है, ठीक है। सबसे कम तरल का उदाहरण क्या होता है? अचल संपत्ति। बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि अचल संपत्ति क्या है? ये नहीं, इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे कम तरल क्या होता है? तो अचल संपत्ति सबसे कम तरल होता है। M1 सबसे ज्यादा तरल होता है, जिसमें क्या आता है? जिसमें नोट व सिक्के आते हैं। अब आप कहेंगे सर तरलता का मतलब समझ में नहीं आता है। तरलता का मतलब ये होता है कि जिसमें तीव्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। जिस मुद्रा में तीव्र पलायन की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। जैसे आप 100 रुपए की नोट ले जाते हैं मार्केट में और सब्जी खरीदते हैं, तो आप सब्जी वाले को देते हैं 100 रुपया, वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो 100 रुपए की नोट कई हाथों से होकर के गुजरती है। इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा तरल है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें, अर्थात आपके भूमि की बात करें, तो भूमि आप चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं ना। उसके लिए आपको अगर जो बेचना है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, बहुत सारे आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो सबसे कम तरल अचल संपत्ति होता है और सबसे ज्यादा तरल नोट व सिक्के होते हैं। चलिए, जो M1 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न ये बोल रहे हैं, रॉबर्टसन की बात कर रहे हैं कि देखिए सर, मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदान का स्रोत है। बात बिल्कुल ठीक है। मुद्रा आपके पास है, पैसा आपके पास है, तो आप आनंद की, विलासिता की सभी प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को आनंदमय और जीवन को एक कंफर्टेबल जोन में ढाल सकते हैं। लेकिन जब मुद्रा आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए और आप इसे नियंत्रित न करें तो ये विपत्ति और विभ्रम का साधन भी हो जाएगा। ये बात कही थी रॉबर्टसन साहब ने। इसका उदाहरण जैसे आप देख लीजिए, हमारे नेताजी लोग हैं ना,
तो वो क्या करते हैं नेताजी लोग, उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है। और एक समय ऐसा आता है कि ईडी वाले, सीबीआई वाले जब उनके ऊपर छापा डालते हैं तो नेताजी लोग बड़े आराम से जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जब सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है उनके ऊपर तो क्या होता है, उनके ऊपर विपत्ति पड़ जाती है, उनके ऊपर विपत्ति और विभ्रम का ये साधन बन जाता है। ये बात रॉबर्टसन ने कही थी। अगला कि फ्रीडमैन के मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि समग्र व्यय में परिवर्तन का निर्धारण निम्नलिखित में परिवर्तन द्वारा किया। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो आप फ्रीडमैन को पढ़े होंगे तो आपके लिए मजा आ जाएगा इस प्रश्न को करके। अगर जो आपने फ्रीडमैन को पढ़ा है तो मजा आएगा सर इस प्रश्न को करने में। बताइए क्या कहा था फ्रीडमैन साहब ने। अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, आराम से, प्यार से और धैर्य से करना है सर इस प्रश्न को। फ्रीडमैन साहब से है, गलत नहीं होना चाहिए। और पीछे पीछे भागेंगे अगर जो तो भी अच्छी बात नहीं है। पीछे पीछे नहीं भागना है कि कोई ये बोल दिया, कोई बी बोल दिया, कोई सी बोल दिया तो हम भी वही बोलते चले जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। इतनी विविधता क्यों आ रही है भाई? इतनी विविधता क्यों आ रही है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है? क्या कहा था फ्रीडमैन साहब ने? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से करिए, बहुत सारी गलतियां आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और कोई? फ्रीडमैन के मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत में निष्कर्ष निकलता है कि समग्र व्यय में परिवर्तनों का निर्धारण निम्नलिखित के परिवर्तन के द्वारा होगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना कि देखिए सर जी, जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा तो जिस अनुपात में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी उसी अनुपात में क्या होगा कि कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। और इसका विपरीत भी संबंध है, अर्थात मुद्रा, जिस अनुपात में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रहा है उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। और इसका विपरीत भी ठीक है कि उसी अनुपात में मुद्रा की जो वैल्यू होगी, अर्थात जो मुद्रा का मूल्य होगा वो कम होगा। और उन्होंने क्या कहा था फिशर साहब ने? ये तो फ्रीडमैन ने कहा था। फिशर ने क्या कहा था सर? फिशर ने कहा था MV इज इक्वल टू PT। उसमें उन्होंने क्या बोला था? बोला था कि मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी। कीमत स्तर में क्या होगा? प्राइस में 2 गुने की वृद्धि होगी। और मुद्रा की जो वैल्यू होगी, अर्थात मुद्रा का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। तो ये दोनों थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है, इस बात को आप समझते चलिएगा कि फ्रीडमैन साहब का कहना है कि अगर जो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो जिस अनुपात से मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा उसी अनुपात से कीमत स्तर में भी वृद्धि होगा। और अगर जो कीमत स्तर में वृद्धि हो रहा है तो जिस अनुपात से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है उसी अनुपात से मुद्रा की जो वैल्यू, अर्थात मुद्रा का जो मूल्य होगा वो कम होगा। फिशर ने क्या बोला? MV इज इक्वल टू PT, कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आ जाएगी। सो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, आपको ये टेक्निकलिटी पकड़नी पड़ेगी सर, नहीं पकड़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। क्या उत्तर आ रहा है कि नगदी शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग की लोच क्या होती है सर? नगदी शेष उपागम की बात कर रहा है, ठीक है, नगदी शेष उपागम की बात कर रहा है। और कोई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ABC। और कोई भाई? ABC, बहुत सारी विविधता आ रही है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है,
और कोई सी बोल रहे हैं? दोस्तों 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आता हूँ। 1 मिनट रुके रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट इंतजार करिएगा, मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक, क्या उत्तर आ रहा है सर? हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, खूब बातें करिए। चलिए कि नगद शेष उपागम के अनुसार मुद्रा की मांग लोच, मुद्रा की मांग लोच है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो क्या कहा था कि उन्होंने क्या कहा था? नगद शेष उपागम में कौन सी बातें कही गई थी? तो नगदी शेष उपागम की जो अवधारणा दी गई थी उसमें ये कहा गया था, हाँ कोई दिक्कत, उसमें ये कहा गया कि मुद्रा की जो मांग होती है ना, मुद्रा की मांग लेन देन के कारण नहीं होती है, लेन देन के कारण नहीं होती है, कारण नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बल्कि क्या होता है, मूल्य के संचय के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, मूल्य के संचय के कारण उत्पन्न होती है, कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? लॉक ने किया था, पेटी ने किया था, बाद में चल के रॉबर्टसन और मार्शल ने भी इसकी बात की थी, और इसको विकसित अंत में चल करके पीगू साहब ने किया, पीगू साहब ने किया था। क्या कहा गया था? कहा गया था कि कीमत स्तर के द्वारा क्रय शक्ति का निर्धारण होगा, कीमत स्तर के द्वारा क्रय शक्ति का उदाहरण होगा, कीमत स्तर के द्वारा क्रय शक्ति का निर्धारण होगा। ठीक है, मुद्रा की मांग की लोच जो होगी वो इकाई के बराबर होगी, और मुद्रा की मांग वास्तविक रूप से ग्रहण करने की क्षमता के आधार पे होगा। अब अगर जो इसकी मान्यताओं को आप पढ़े होंगे तो वहां पे क्लियरली ये मेंशन है कि मुद्रा की मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर होगी। लेकिन अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो चीजें क्या होंगी, मुश्किल हो सकती हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है, ये कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारधारा पर आधारित है? क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए बताइए भैया। राधे कृष्ण जी, बबीता जी, सुषमा सिंह जी, लाल बहादुर जी, नौसाद अली जी, अफजल हसन जी, ठीक है, सदानंद मिश्रा जी, गणपति जी, ठीक है, सुमन शर्मा जी, अक्षय गौरी जी, रंजीत कुमार जी, ललिता साक्य जी, अरुणिमा जी, ठीक है, अनिल कुमार जी, संजय जी, विकास कुमार मिश्रा जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है।
राजकुमार प्रजापति जी, गंगा सिंह जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्योति जी, रत्नेश कुमार जी, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, और मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? 1967 में किया गया, सॉरी 1867 में किया गया था। 1867 में किया गया था। किसके द्वारा? विक्सेल साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विक्सेल साहब के द्वारा किया गया था। और विक्सेल साहब की एक पुस्तक बार बार पूछा जाता है, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी। इसी में उन्होंने क्या किया था? डिमांड ऑफ मनी में मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने सर्वप्रथम की थी, और उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों कहा गया? अगर जो आप इकोनॉमिक्स की गहराई को जानते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया, इस स्टेटमेंट को देने की जरूरत क्या पड़ी, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो ऑप्शन नंबर, ठीक है, बताएंगे कि मैं बताऊं? आप बताएंगे मुझे? आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? तो देखिए, जब मुद्रा परिमाण का ये सिद्धांत विक्सेल साहब ने 1867 में दिया था ना, डिमांड ऑफ मनी पुस्तक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने लगेगी ना, तो लोग क्या करेंगे कि अपनी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोग अपने क्रय शक्ति को बढ़ाएंगे, और जब लोग अपने क्रय शक्ति को बढ़ाएंगे तो लोग अपने मांग में वृद्धि करेंगे, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी अर्थात उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी, वस्तु की कीमत बहुत ऊपर चली जाएंगी, और जब वस्तु की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, कि निम्नलिखित में से यह तर्क किसका है कि केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है। सामान्य संतुलन मॉडल किसने दिया था? कमेंट करके बताइए मुझे तो कि सामान्य संतुलन मॉडल किसने दिया था? सामान्य संतुलन मॉडल किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, सामान्य संतुलन मॉडल किसने दिया था? कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। और ये जो आप लोग बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं ना, ज्ञान मत दीजिए, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, आपस में बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी हो तो थोड़ा बहुत बात कर लिया करिए। कल की क्लास में मैं देख रहा था, कल की क्लास में मैं देख रहा है इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें हो रही थी। हाँ? देखिए, कोई अगर जो आपसे कुछ पूछे तो ठीक है, उसे आप बता दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कल मैं देख रहा था, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल की बात मैं बात कर रहा हूँ, अननेसेसरी रूप से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को एग्जाजरेट करते हैं। हाँ? जिसको आप बताते हुए आपके मामा का लड़का थोड़ी है कि वो सफल हो जाएगा तो आपको ज़िंदगी में बड़ा वो हो जाएगा। अगर जो आप दूसरे को बता रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर जो आपसे मिस्टेक हो जाएगी ना, तो आप कभी किसी से मिलने वाले नहीं हैं, है ना। इस बात को समझिए, पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना बेहतर सोचिए, ठीक है, अपना बेहतर सोचिए, दूसरे का बुरा नहीं सोचिए। वाकई अगर जो कोई किसी का प्रश्न जेन्युइन है तो उसे जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन क्वेश्चन नहीं करते, वो फेक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन इसीलिए करते हैं ताकि कई लोग उनसे बात करें, है ना। तो इस बात को समझिए, आप लोग डिसिप्लिन बनाए रहिए क्लास का। क्या उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से एक किसका तर्क है केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत
सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी पेटी-निकन की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अब पेटी-निकन साहब का अगर जो आप थियरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल में मुद्रा भी शामिल है, ये विशेष मामला है पेटी-निकन का। अगला, ठीक है, अगला प्रश्न कि अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया है। अभिकथन और तर्क, अभिकथन और तर्क, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, डी। चलिए देखते हैं। फ्रीडमैन को विलासिता की वस्तु, फ्रीडमैन मुद्रा को ना, हाँ ठीक है, फ्रीडमैन मुद्रा को विलासिता की वस्तु मानता है। क्या ये बात सही है? अगर जो ये बात सही है तो क्या ये भी बात सही है कि ये विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो फ्रीडमैन साहब ने बहुत अच्छी बात एक कही थी। फ्रीडमैन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए जो मुद्रा होता है ना, जो मुद्रा होता है उससे आप ऐसी वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात अगर जो आपके पास पैसा है तो आप विलासिता की वस्तु खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा होगा तो आप फ्रिज खरीदेंगे ना, आपके पास पैसा होगा तो आप अपने घर में एसी लगवाएंगे ना, आपके पास पैसा होगा तो आप कार खरीदेंगे ना। तो ये सब विलासिता की वस्तु है। तो आप पैसा ले जाकर के क्या करेंगे? शोरूम पे देंगे और वहां से आप कार लेकर के आएंगे। तो ये एक विलासिता की वस्तु है और विलासिता की वस्तु क्या करेगी? आपको आनंद देगी। देयर इज नो डाउट, बात 100% ठीक है। तो यह विनिमय के माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात आप विलासिता की वस्तुओं को परचेज करना चाहते हैं तो आप उन्हें मुद्रा देंगे और उनसे वस्तु लेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है सर, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल द्वैधता को संदर्भित करता है? क्लासिकल द्वैधता क्या होता है सर, बताइएगा। क्लासिकल द्वैधता, और जो लोग भी अभी तक व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें इकोनॉमिक्स में मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे इकोनॉमिक्स की शब्दावली हो गई, छोटे मोटे टर्म हो गए, वो सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ और वो वहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्री ऑफ कास्ट आप बेसिक वहाँ से अपना कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप अगर जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच भी उपलब्ध है, अलग से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल द्वैधता को संदर्भित करता है? तो क्लासिकल द्वैधता को संदर्भित करता है क्या भाई? ठीक है, तो क्लासिकल द्वैधता से अभिप्राय है कि मुद्रा का प्रभाव वास्तविक चरों जैसे रोजगार और उत्पादन पर नहीं अपितु कीमत स्तर पे देखने को मिलता है। इन लोगों ने कहा था ना, यहाँ पे कहा गया था ना कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो इससे रोजगार पे और उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे और मांग को बढ़ाएंगे उस अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो क्लासिकल द्वैधता यही बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा रही है तो इससे रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर जो रोजगार और उत्पादन पे असर पड़ता तो भारत में हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता? वो दिन रात नोट छाप करके और आपके बीच में डाल देता कि भैया भारत में बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी गरीबी है, यहाँ पे उत्पादकता का स्तर कम है, चलो सबको पैसा दे दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ऐसा होगा तो केवल और केवल स्थिति आएगी और आप बंडल में एक गड्डी लेकर के जाएंगे नोट और उधर से क्या करेंगे कि पैकेट में एक तो ब्रेड का पैकेट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति न विद्यमान हो। तो मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है। तो क्लासिकल द्वैधता भी यही बात बताता है कि मुद्रा का प्रभाव वास्तविक चरों जैसे रोजगार और उत्पादन पर नहीं पड़ता है,
किंतु कीमत स्तर को ये बढ़ा देता है। अगला, तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि धन के स्टॉक में होने वाली वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पे खर्च होती है? क्या उत्तर होगा सर? ऑप्शन नंबर धन का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? धन का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कमेंट करके सभी लोग बताइए। बड़ी धुरंधर स्टूडेंट है यहाँ पे है ना? वाकई में बहुत अच्छे स्टूडेंट है यहाँ पे, वाकई में बहुत अच्छे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सीट तो इतनी ही है लेकिन पढ़ने वाले तो इतने हैं कि ये तो मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ कि अगर जो आने वाले समय में पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा होगी ना, तो जो पीजीटी में आपका अगर जो प्रश्न 125 क्वेश्चन अगर जो पूछा जा रहा है या तो उसमें बड़े आराम से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम लेके मैं बता सकता हूँ कि वो 105 से ऊपर जाएंगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आएगा तब मैं उनका नाम बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 105 के ऊपर बड़े आराम से चले जाएंगे। उनको ये बात समझनी चाहिए, आपको 105 नहीं, आपको 115 से ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? 115 से ऊपर। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि धन के स्टॉक में होने वाली वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पे खर्च होती है? तो ये बात बताई गई धन के सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो धन का सिद्धांत है वो ये बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मुद्रा का मूल्य कम होगा। अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य कम होगा। और दूसरी बात भी सही है, ये पहली बात है सर, और ये दूसरी बात भी सही है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि धन का सिद्धांत हमें ये बताता है, धन का सिद्धांत हमें क्या बताता है? धन का सिद्धांत हमें ये बताता है, देखिए कितना बच्चों वाली बात है, थोड़ा भी इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो इस बात को समझ जाएंगे कि अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आएगी। जब महंगाई आएगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा। जब कीमत स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी तो मुद्रा की जो वैल्यू होगी, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कि प्रसिद्ध समीकरण m इज इक्वल टू पी के वाई में के निम्नलिखित से संबंधित है। बताइए थोड़ा सा किसका समीकरण है, ये कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैच में एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ 365 दिन मेहनत करता हूँ, इस बात को समझिएगा। 365 दिन में आप लोगों की क्लास लेता हूँ। वो बात अलग है कि बीच बीच में छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं निरंतर आप लोगों की क्लास लेता हूँ। बस आप मुझे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से पढ़िए, यूट्यूब पे ठीक तरीके से पढ़िए, बहुत ही कम समय में आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली, बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं। एक रणनीति के माध्यम से सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट आपको कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे नोट्स पढ़िए। नोट्स में खुद के द्वारा जो नोट्स मेरा बनाया गया है, हैंड राइटिंग नोट्स जो मेरा है, वो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, भाई आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, उसका सुधार करिए, उस टॉपिक को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिया जा रहा है,
शिक्षक भर्ती में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको करंट भी करवाया जा रहा है, सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, एक बार आप कोर्स परचेज कर लेते हैं फिर आपको कभी भी 1 रुपये भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं 9415 863 873। इस नंबर पे आप अपनी फीस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से नोट्स चाहिए, अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से भी कुछ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। आप अगर जो डायरेक्ट कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। चलिए सर बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये किसका समीकरण है, ये मार्शल का समीकरण है ना। ये किसका समीकरण है, m इज इक्वल टू पी के वाई। ये किसका समीकरण है सर, ये मार्शल का समीकरण है। मार्शल का समीकरण है जिसके अंतर्गत, हाँ कोई दिक्कत, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, जिसके अंतर्गत P क्या है, P जो है वो है दोस्तों मूल्य। P क्या इंडिकेट करता है, मूल्य को इंडिकेट करता है। Y क्या इंडिकेट करता है, Y वास्तविक आय को बताता है, वास्तविक आय को बताता है। और एक इसमें क्या बच रहा है कि जनता के द्वारा लेन देन के मौद्रिक मूल्य का भार बताता है। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि जनता द्वारा किए गए उत्पादन अर्थात लेन देन के मौद्रिक मूल्य का भाग। अगला कि परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा निर्धारित करती है। अब बताइए क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा भाई। और देखिए, जो जितना इकोनॉमिक्स को कम पढ़ा है वो उतना बेचैन रहेगा, वो उतना परेशान रहेगा, है ना। एक बात समझिएगा इस बात को, अगर जो आप इकोनॉमिक्स की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको खास करके जितने भी राज्य में इकोनॉमिक्स से संबंधित टीचर की परीक्षाएं होती हैं उस सारे पेपर को अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए, है ना, सारे पेपर को। अब जैसे देखिए बिहार में जब 2.0 हुआ था तो बहुत लोगों ने सोचा कि केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे हमारा हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था करंट पढ़ लेंगे हो जाएगा। लेकिन जब 3.0 आया तो ना उसमें बहुत ज़्यादा करंट था और ना उसमें बहुत ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो आप ये सोचें कि किसी एक पेपर को दे करके और इवेल्युएशन कर ले, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया गया है उसको ठीक तरीके से पढ़िए, और अगर जो दिमाग में ज़्यादा भ्रांति उत्पन्न हो रही है तो आप ये समझिए कि आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है। अभी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या बदलेगा भाई, मांग का नियम बदल जाएगा, उपभोक्ता का व्यवहार बदल जाएगा, आरबीआई बदल जाएगा, वाणिज्यिक बैंक बदल जाएगा, किन साहब बदल जाएंगे, बदल जाएंगे क्या, क्या बदल जाएगा भाई, फ्रीडमैन साहब बदल जाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन मत डाल, क्योंकि बहुत सारे लोग जब चैट करते हैं ना तो उससे जो थोड़ा सा जहनी तौर पे कमजोर लड़का होगा ना वो क्या करेगा कि उसके दिमाग में भ्रांति क्रिएट होने लगेगी। तो अगर जो आपके दिमाग में भी भ्रांति क्रिएट हो रहा है तो आपको इकोनॉमिक्स उतना अच्छे से नहीं आता है, अभी पढ़िए कुछ दिनों तक। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, हाँ क्या उत्तर आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर, हाँ परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है, बी नहीं कोई बोलेगा। मुद्रा की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, मुद्रा की मांग
व्युत्पन्न मांग होती है। यही तो कहा गया ना, जिसके अंतर्गत क्या बात बताई गई थी? इन्होंने कहा कि मुद्रा का मांग इसलिए होता है क्योंकि मुद्रा विनिमय का साधन है। मुद्रा क्या है? विनिमय का साधन है। तो जो परंपरागत समष्टि प्रणाली की बात अगर जो हो रही है, तो इन लोगों ने, परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने कहा, क्या कहा? कहा कि भैया मुद्रा जो है वो विनिमय का साधन है, इसका रोजगार से, उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये विनिमय का साधन है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए ना ही बी। अगला अगला क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आएगा भाई? चलिए, ठीक, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? इजी सी बात है, इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, बता दीजिए सर। तुलनात्मक लागत सिद्धांत आज ही हम लोग पढ़ रहे थे, किस पे? एप्लीकेशन पे। रिकार्डो साहब ने दिया था, रिकार्डो ने दिया था। रिकार्डो ने क्या कहा था सर? इन्होंने ये कहा था कि दो देश हैं और दोनों देश दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दो देश हैं और दोनों देश दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जो देश होते हैं, तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या बताता है कि विभिन्न देशों में भौगोलिक भिन्नता पाई जाती है और भौगोलिक भिन्नता के कारण श्रम का विशिष्टीकरण पाया जाता है, और श्रम का विशिष्टीकरण के कारण ही एक देश क्या करता है? उत्पादन करता है और निर्यात करता है और वो लाभ कमाता है। अर्थात जिस देश में जिस प्रकार का श्रम विशिष्टीकरण ज्यादा क्या बोलते हैं कि, एक सेकेंड, तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या बताता है? तो ये सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था। ये कहा था कि भैया दो देश हैं, दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो एक देश, जिस देश में जैसे मान लीजिए कि जैसे भारत है और सऊदी अरेबिया है, तो भारत में श्रम का विशिष्टीकरण किस क्षेत्र में है? तो भैया हम लोग लकड़ी से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, हम लोग लोहे से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं ना। तो हमारा श्रम का विशिष्टीकरण इस क्षेत्र में है। वही अगर जो अरब देशों की बात करें, जो पेट्रोल निर्यातक देश हैं, उनकी बात करें, तो वो उन लोगों का स्पेशलाइजेशन क्या है? तो उनके पास न लकड़ी है, ना उनके पास लोहा है, उनके पास पेट्रोलियम है। तो जो वहां के मजदूर होंगे वो तेल को रिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए कि लकड़ी से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और उनको पेट्रोलियम पर ध्यान देना चाहिए। यही बात को तुलनात्मक लागत सिद्धांत बताता है। सो ऑप्शन नंबर, अवसर लागत की बात कौन करता है? इसको हैबरलर ने प्रतिस्थापित किया। यही हैबरलर की थियरी को कल हम लोग एप्लीकेशन पे पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग एप्लीकेशन पे इसी हैबरलर की थियरी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, कि हेक्सर-ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण है। तो हेक्सर-ओलिन तो छोटी सी बात कहते हैं भैया, और थोड़ा सा दो तीन बातें और बता दीजिए हेक्सर-ओलिन के संदर्भ में। हेक्सर-ओलिन के संदर्भ में दो तीन प्रश्न और पूछे जाते हैं, वो भी बताइए मुझे थोड़ा कमेंट करके। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा साधन भिन्नता। जो संसाधन जिस देश में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होंगे, उसी संसाधन का प्रयोग करके उस देश को उत्पादन करना चाहिए और उस वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के बेचना चाहिए। जैसे भारत के पास प्रचुर संसाधन क्या है? लोहा है, अभ्रक है, लकड़ी है। तो भारत को क्या करना चाहिए कि इन संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के बेचना चाहिए। वहीं अरब देशों के पास, जिनके पास पेट्रोलियम है, तो उनके पास क्या है? उनके पास पेट्रोलियम है, तो उनको पेट्रोलियम का निर्यात करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो यही बात हेक्सर-ओलिन साहब ने कहा था कि दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं। अगला,
कि हेक्सर-ओहलीन व्यापार मॉडल का क्या मानना है? हाँ ठीक है, क्या याद आना चाहिए? ठीक है, हाँ ये बात सही है। ठीक है, हाँ, कि वस्तुएं गतिशील हैं लेकिन संसाधन गतिशील नहीं है। एक बात और बता दीजिए, वस्तुएं गतिशील हैं लेकिन संसाधन गतिशील नहीं है। वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है। अमेरिका में से निर्मित वस्तुएं भारत में आके बिकती हैं, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी भारत में नहीं आती है। बिना खरीदे वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे। ठीक है, चलिए बताइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही एक विशेष मामला है। ये भी बात किसने कही थी? हेक्सर-ओहलीन ने ही कहा था, है ना। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, और कोई बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिसके लिए उसकी संसाधन उपलब्धता सर्वाधिक प्रयुक्त है। अभी तो यही बात तो हमने बताया कि साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। ये बात हेक्सर-ओहलीन ने कहा था कि जिस देश के पास जो संसाधन बड़ी मात्रा में विद्यमान है उसी संसाधन का प्रयोग करके वो वस्तु का उत्पादन करे और फिर ले जाकर के उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे, है ना। भारत के पास प्रचुर संसाधन क्या है? लकड़ी है, लोहा है, अभ्रक है, यही सब तो है ना। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, लियोनोव का विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन कराता है? ये अच्छा सा प्रश्न है, लियोनोव विरोधाभास। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न तो सबको पता होगा कि सर जी हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत। लेकिन हेक्सर-ओहलीन साहब ने जब अपने सिद्धांत को दिया था तो अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा, अभी अभी हमने देखा ना कि जिस देश के पास, हेक्सर-ओहलीन ने क्या कहा, जिस देश के पास जो संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है उसे संसाधनों का प्रयोग करके उस देश को उत्पादन करना चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के बेचना चाहिए। ये बात ठीक है। ऐसी स्थिति में हेक्सर-ओहलीन साहब ने कहा था कि अमेरिका जो है, ऐसी स्थिति, ठीक है एक सेकंड ध्यान से समझिएगा, मिस नहीं करना है, ठीक है। हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत के में ये कहा गया कि देखिए भैया, जो देश, जिन देशों में जो संसाधन बड़ी मात्रा में विद्यमान है उसी संसाधनों का प्रयोग करके उसे उत्पादन करना चाहिए। जैसे अगर जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या है? अमेरिका पूंजी प्रधान देश है। अमेरिका क्या है? अमेरिका पूंजी प्रधान देश है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, ठीक है, और श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना चाहिए। श्रम प्रधान वस्तुओं का क्या करना चाहिए? आयात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनोव साहब आते हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ये देखते हैं तो ये पाते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, ये क्या पा रहे हैं, ये पा रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है, ठीक है, पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है और श्रम प्रधान वस्तुओं का वो क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। तो इस बात को आज के बाद कभी भी भूलिएगा नहीं सर, इस बात को आज के बाद कभी भी भूलिएगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो लियोनोव विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन कराता है? तो हेक्सर-ओहलीन साहब का। हेक्सर-ओहलीन का जो सिद्धांत था वो, उसमें उन्होंने क्या कहा कि भैया जो संसाधन आपके देश में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है उसी संसाधन का प्रयोग करके आप उत्पादन को बढ़ाइए, ठीक है। ऐसी स्थिति में अमेरिका पूंजी प्रधान देश है तो उसे पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए और श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनोव साहब इसका अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि अमेरिका पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है और श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। तो यही सिद्धांत है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगला, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। आज ही बताया हूं एप्लीकेशन पे,
सरकार के अहस्तक्षेप, अर्थात सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार कोई भी प्रशुल्क नहीं लगाएगी, सरकार कोई भी प्रशुल्क नहीं लगाएगी। प्रशुल्क क्या होता है? तो जो जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो आयातित निर्यातित वस्तुओं पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही प्रशुल्क कहा जाता है। कोई भी सरकार अभ्यंश निर्धारित नहीं करेगी, अर्थात कोटा निर्धारित नहीं करेगी। अभ्यंश का मतलब क्या होता है? अभ्यंश का मतलब ये होता है कि हमने कह दिया कि आपसे 5,000 करोड़ की वस्तु ही हम लेंगे, इससे ज़्यादा आप मुझे निर्यात मत करिए। अर्थात चाइना से वस्तु आ रही, भारत सरकार ने कह दिया ऐसा है कि 5,000 करोड़ की वस्तु ही आप हमारी अर्थव्यवस्था में ला करके बेचिए, उससे ज़्यादा नहीं बेचिए, ठीक है। तो ये अभ्यंश हो गया। और प्रशुल्क आयातित निर्यातित वस्तुओं पे जो टैक्स लगता है। सो ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है सर? डी बोल रहे हैं। और कोई डी बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं कि विदेशी व्यापार में सरकार के अहस्तक्षेप नीति कहलाती है। बच्चों वाला प्रश्न है, जो डी बोलेगा ठीक नहीं बोलेगा। स्वतंत्र व्यापार, सरकार का कोई रोल ही नहीं है। अगला, जे वक्र संकल्पना। जे वक्र संकल्पना एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। जे वक्र संकल्पना एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहने वाला, बस थोड़ा आराम से करिएगा। तो जे वक्र संकल्पना जो है ये अवमूल्यन से संबंधित है। अवमूल्यन से, अवमूल्यन क्या होता है सर? तो अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि भारत में अवमूल्यन कितनी बार अभी तक हुआ है? तो भारत में अवमूल्यन 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है और 1991 में हुआ है। 3 बार भारत में अवमूल्यन हुआ है। तो अवमूल्यन क्या बताता है? तो अवमूल्यन हमें ये बताता है कि जब कोई राष्ट्र अवमूल्यन करता है तो मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का बाह्य मूल्य जब कम हो जाता है तो निर्यात क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। निर्यात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात क्या हो जाते हैं? आयात महंगे हो जाते हैं। आयात क्या होते हैं सर? आयात महंगे हो जाते हैं। आयात क्या होते हैं? महंगे हो जाते हैं, है ना। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में जे वक्र संकल्पना के अंतर्गत ये एक बात बताई गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या बताई गई थी। तो इसमें ये कहा गया था कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो अल्पकाल में उसको क्या होता है? व्यापार की शर्त उसके प्रतिकूल होती है, लेकिन दीर्घकाल में ये व्यापार की शर्त स्वतः ही क्या होती है? सही होती है। अर्थात यदि कोई देश अवमूल्यन करता है तो अल्पकाल में भुगतान असंतुलन की समस्या क्रिएट हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कि अधिशेष प्रेषण से पूर्व अवमूल्यन के बाद बीओपी में एक घाटा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अलेक्जेंडर हैमिल्टन फ्रेडरिक लिस्ट। हाँ, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? क्या 99 नहीं लिखना चाहिए था मुझे? क्या लिखना चाहिए था? 49 लिखना चाहिए, 1966 लिखना चाहिए और 1991 लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? शिशु उद्योग तर्क। तो देखिए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट ने शिशु उद्योग तर्क दिया था। एक अर्थशास्त्री, और याद आना चाहिए बेस्ट बेल परीक्षण। बताइए क्या होता है बेस्ट बेल परीक्षण? तो देखिए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट ने शिशु उद्योग तर्क दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई उद्योग है, जैसे मान लीजिए कि ये एक साबुन उद्योग है, हम मान लेते हैं कि एक ये साबुन उद्योग है, साबुन उद्योग है जिसमें लक्स भी है, जिसमें लक्स भी है, जिसमें डब भी है, जिसमें लाइफ बॉय भी है ना। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं? ये साबुन उद्योग का निर्माण करते हैं। और आप ये सोचते हैं कि चलो भैया, अब हम भी एक साबुन का उत्पादन करके इसे मार्केट में बेचेंगे। तो आप एक नई फर्म बनाते हैं, आप एक नई फर्म बनाते हैं और अपने फर्म का नाम रखते हैं निखार साबुन। हाँ, ठीक है, क्या रखते हैं? कि निखार साबुन, ठीक है। निखार साबुन
आपने एक ब्रांड अपने ब्रांड का नाम रख दिया निखार साबुन। तो जब निखार साबुन आएगा इस उद्योग में, तो ये जो निखार साबुन है ये लक्स से, डव से, लाइफबॉय से लड़ नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट साहब कहते हैं कि भैया ये जो नई फर्म है, ये जो नया फर्म है, इस नए फर्म को संरक्षण देना चाहिए, इसका सहयोग करना चाहिए। इसका सहयोग नहीं करेंगे तो ये जो ऑलरेडी उद्योग में पुराने वाले फर्म है ना, उससे ये निखार साबुन कंपीट नहीं कर पाएगा, फिर टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी यही है दोस्तों, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट का सिद्धांत। अगला, चलिए, कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र, उभयनिष्ठ बाह्य कर, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह तथा सरकारी और मौद्रिक नीति में एकीकरण की नीति के संबंध में समझौता कहलाता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर, बताइए। और बिना संघर्ष के जिंदगी में सफलता नहीं मिलती है, बिना संघर्ष के किसी को आज तक कुछ मिला नहीं है ना। और अगर जो आप संघर्ष कर रहे हैं तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि जिसने भी संघर्ष किया है उसने बहुत कुछ प्राप्त किया है ना। बशर्ते संघर्ष पूरे मन से होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर एक मैसेज आ गया, कोई दोस्त है उसका मैसेज आ गया कि और क्या हो रहा है, चलो घूम आया जाए, तो सर की क्लास छोड़ दिया जाए, चल के घूम के आया जाए, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। सो अगर जो आप सेक्रीफाई करना नहीं जानते हैं तो ज़िंदगी में आप सफल नहीं हो पाएंगे। छोटी सी बात, अगर जो आपको ज़िंदगी में त्याग करने नहीं आता है, सेक्रीफाई करने नहीं आता है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप भ्रांति में जी रहे हैं कि हम बस अपनी पूरी ठीक तरीके से अपनी आदतों के अनुसार घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, खूब मौज कर रहे हैं, खूब शादी विवाह अटेंड कर रहे हैं, खूब फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। थोड़ा सा आराम से बैठना पड़ेगा। लिमिटेड समय दूसरे को देना होगा, बहुत ज़्यादा समय अपने को देना होगा, तभी सफल होने वाले। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैनेज करके चीज़ें हो जाएंगी। क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र, उभयनिष्ठ बाह्य कर, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह तथा सरकारी और मौद्रिक नीतियों में एकीकरण की नीति के संबंध में समझौता कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों आर्थिक संघ। तो आर्थिक संघ के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे देश मिलते हैं एक मंच पे, उस मंच पे मिल करके वो क्या करते हैं कि कई सारे नियम बनाते हैं। एक नियम ये भी हो सकता है कि भैया हम आयात निर्यात करेंगे तो कोई प्रशुल्क अभ्यंश नहीं लगाना चाहिए, या अगर जो प्रशुल्क अभ्यंश लगाया जाएगा तो वो एक निश्चित दर तक होगा, तो इसे आर्थिक संघ कहा जाता है। अगला कि निम्नलिखित फसल बीमा योजनाओं को उनके शुरू किए जाने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए भाई, व्यवस्थित करिए, बताइए। व्यापक फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? तो देखिए सर, व्यापक फसल बीमा योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है 1985 में। 1985 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की अगर जो बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है 1999 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 में होती है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 2016 में, 2016 में। सो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला, कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है भाई, बताइए। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी, बताइए। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि देखिए, किसानों के लिए सार्थक वास्तविक आय सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, सरकार एमएसपी देती है ना, तो सरकार एमएसपी क्यों देती है, न्यूनतम समर्थन कीमत क्यों देती है?
तो भैया इसीलिए तो देती है कि किसान अपना जीवन निर्वाह कर सके, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सके, और आने वाले सीजन के लिए आने वाले जो फसल के सीजन है उसमें उत्पादकता को वो बढ़ा भी सके। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर जो बात करें कि कृषि मूल्यों को स्थिर करना, हाँ ये भी बात ठीक है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खाद्यान्नों की कीमत ऊंची चली जाए या बहुत ज़्यादा नीची चली जाए। उपभोक्ता के हितों की भी रक्षा कर ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन में कहा जाता है कि भारतीय कृषि में अभी भी श्रमिकों के एक बड़े भाग का उपयोग होता है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो कृषि क्षेत्र में रोजगार लोच उच्च है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर, ठीक है, चलिए। तो इजी सी बात है सर, गलती नहीं करिएगा कि भारतीय कृषि में अभी भी श्रमिकों का एक बड़ा भाग उपयोग होता है, क्योंकि भारत एक गांवों का देश है और गांव में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्य में संलग्न है। देयर इज नो डाउट कृषि क्षेत्र में रोजगार लोच उच्च है। नहीं भैया, ये रोजगार लोच उच्च नहीं है। अब लोग गांव से शहरों की तरफ पलायित हो रहे हैं। लोग गांव से अब अपना गांव छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, लोग गुड़गांव जा रहे हैं, लोग बेंगलोर जा रहे हैं। क्या करने के लिए? औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो कृषि क्षेत्र में रोजगार लोच उच्च नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर ए सही है किंतु आर सही नहीं है, ठीक है। अगला कि भारत में कृषि उत्पादन के लक्षण विकास और अस्थिरता है। ठीक है, और भारत में कृषि उत्पादन में स्पष्ट रूप से अंतर क्षेत्रीय और अंतर फसली अंतर पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आप उत्तर प्रदेश में हैं, या अगर जो आप बिहार में हैं, या अगर जो आप पश्चिम बंगाल में हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोगों के तरफ चावल और गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं और हरियाणा और पंजाब में भी चावल और गेहूं का उत्पादन बहुत होता है। भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे गेहूं चावल होता ही नहीं, कहीं पे केवल सरसों होता है, कहीं पे केवल मटर होता है, कहीं पे केवल फल होता है ना। तो अंतर क्षेत्रीय फसल पाए जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं कि भारत में कृषि उत्पादन के लक्षण विकास और अस्थिर है? बिल्कुल ठीक है। अभी भी हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि कृषि में हमारी उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। और स्थिरता है, कभी हमें नुकसान होता है, कभी हमें फायदा होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अंतर फसल भी पाया जाता है। अगला कि भारत में औसत भूजोत के सतत घटते आकार के निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए कि आखिरकार भारत में भूमि का आकार क्यों घट रहा है। भारत में भूमि का आकार क्यों घट रहा है, बताइए मुझे। भारत में भूमि का आकार क्यों घट रहा है? हाँ, तो भूमि का आकार इसलिए घट रहा है सर क्योंकि अब नए लड़के आ रहे हैं। अब उनको क्या करना है? बढ़िया कपड़ा पहन करके फोटो खींच के स्टेटस डालना है। अब उनका मन नहीं है कि खेत में जा करके क्या करें, सिंचाई करें, खेत में जा करके क्या करें, बुआई करें, नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद उत्तराधिकारी कानून भी आ गया है। अगर कोई श्याम है और श्याम के 3 बच्चे हो गए, रोहन, सोहन और मोहन, तो सब में श्याम के पास अगर जो 3 एकड़ की भूमि है
3 एकड़ की अगर जो श्याम के पास भूमि है तो रोहन, सोहन और मोहन के बीच 1-1 एकड़ बट जाएगा। तो जब 1-1 एकड़ बट जाएगा तो ये 1 एकड़ में कितना उत्पादन करेंगे? पता चले कि भाई भाई ही आपस में रोक दे, मेड़बंदी लगा दे कि ये तुम्हारे खेत की तरफ से हमारा कंपाइन मशीन नहीं जाएगा, तुम्हारे खेत की तरफ से हमारा ट्रैक्टर नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता कहाँ पे होगी? नहीं होगी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जोत भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में है? चलिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए दोस्तों, भारत में क्या पाया जाता है? कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। सीमांत भूमि अर्थात सीमांत जोत ऐसे जोत होते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं। 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम भूमि को हम क्या बोलते हैं? सीमांत भूमि बोलते हैं। लघु जोत का मतलब क्या होता है? कि ऐसे जोत जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। बड़े जोत का मतलब क्या होता है? बड़ा जोत वह जोत होता है जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। लिख लीजिए थोड़ा, 10 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा जोत, ठीक है, उसके बड़ा जोत। और उसके बाद दोस्तों अर्ध मध्यम या सेमी जोत किसे कहते हैं? तो अर्ध मध्यम या सेमी जोत उस जोत को कहते हैं जिस जोत की लेंथ 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला, तो सीमांत सबसे ज्यादा है भारत में, है ना, सीमांत जोत सबसे ज्यादा है। अगला कि भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किस कारण है? बच्चों वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कृषि की उत्पादकता में स्थिरता देखने को मिल रही है। बहुत तेजी से कृषि में विकास और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है, और कृषि के विविधीकरण में अधिक प्रगति नहीं हुई है। बिल्कुल बात सही है। कृषि वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है ना भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण किस निकाय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? एमएसपी का निर्धारण यही तो करता है ना। कौन करता है? कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि कृषि में विविधीकरण का आशय क्या है? कृषि में विविधीकरण का आशय क्या है सर? ऑप्शन नंबर कृषि में विविधीकरण का मतलब क्या होता है? ये भी बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार मैंने आपको करवाया है कि देखिए सर, फसल पैटर्न को उद्यान कृषि एवं पुष्प फसलों में बदलना। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब अनुसंधान सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं तो उसमें इस बात पे विचार होता है कि एट अ टाइम, एक ही समय में एक ही भूमि पे कई सारे फसलों को हम उत्पादित करके उससे उपज इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब गेहूं बोते हैं तो उसमें सरसों डाल देते हैं। बहुत सारे लोग आलू बोते हैं तो आलू के ऊपर मूली लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाए हैं, लगाए जरूर होंगे। आलू के ऊपर आप मटर लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि भारत, अच्छा ये तो हम देख चुके हैं। अगला कि यदि किसी नियत भूखंड पर अधिकाधिक पूंजी और श्रम का प्रयोग किया जाता है तो कृषि की इस पद्धति को क्या कहा जाएगा? अगर जो कोई एक नियत भूखंड है, ठीक है, और इस नियत भूखंड पे बहुत ज्यादा हम पैसा लगा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पूंजी लगा दे रहे हैं और बहुत ज्यादा श्रमिक लगा दे रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा सर? किस प्रकार की खेती कही जाएगी? किस प्रकार की खेती कही जाएगी? सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोलेंगे कि सर जी इसे गहन कृषि कहा जाएगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो
यदि किसी नियत भूखंड पर अधिकाधिक पूंजी और श्रम का उपयोग किया जाता है तो कृषि की इस पद्धति को गहन कृषि कहा जाता है। अगला, न्यूनतम समर्थन कीमत के बारे में सही संयोजन ज्ञात करिए। एमएसपी की बात कर रहा है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, सी बोल रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं कि यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। एमएसपी में ऐसा नहीं होता है, बाजार मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं होता है भैया। किसान जो होते हैं वो क्या, सरकार जो होती है वो प्रतिबद्ध होती है कि हम क्या करेंगे कि सरकार को बेचेंगे। ये बात ठीक है? बताइए थोड़ा, ये बात सही है? बताइएगा थोड़ा। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित कीमत सुनिश्चित करता है। बिल्कुल ठीक है, न्यूनतम कीमत सुनिश्चित किया जाता है, देयर इज नो डाउट। यह खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को भी निर्धारित करता है। सरकार इनसे फसलों को खरीदती है और फिर क्या करती है, सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या करेंगे, आटा और चावल देंगे। ठीक, अगला, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। नहीं, किसान के लिए लाभदायक नहीं है और इससे बहुत बड़ा लाभ नहीं कमाते हैं। बस एमएसपी आपको उतना ही दिया जाएगा कि जिससे आप अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पाएं और भविष्य में चल करके आने वाली फसल में आप क्या कर सकें, आने वाली फसल को आप ठीक तरीके से उत्पादित कर पाए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि हरित हरित खेती अंतर्ग्रस्त करती है। हरित खेती क्या होती है सर? हरित खेती क्या होती है? हरित खेती, तो हरित खेती का मतलब ये होता है कि एकीकृत कीट प्रबंधन, ठीक है, एकीकृत पोषक पदार्थ आपूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हरित खेती बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हरित खेती का आशय है एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक पदार्थ आपूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट एक सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर जो ठीक तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाता है, आप कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस दोस्तों आपको यहाँ पे कराई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप इसे ठीक तरीके से बस एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ से प्रश्न आएगा भाई, सब कुछ आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी आपको मिलती है। एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी, अगर जो आप उस बैच में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये। सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स अर्थात मेरी हैंडराइटिंग में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, छोटी
से लेकर के बड़ी हर प्रकार की शब्दावली, हर प्रकार के टॉपिक के संपूर्ण कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स पढ़ना जरूरी है। अगर जो आप नोट्स ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। सो इसके लिए भी आप आप अगर जो केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी फीस 499 रुपये केवल रखी गई है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।